माय रनिंग फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट नंबर 1, जिसमें हम देखेंगे सेलुलर लेवल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। तो देखते हैं सेलुलर लेवल, जिसमें है द सेलुलर लेवल इज एन इम्पोर्टेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कई लेवल में होती है, जैसे at this level, cell are the basic structure and function unit of the life. सेलुलर लेवल वह स्तर है जहाँ सेल बॉडी की बेसिक वर्किंग यूनिट होती है। जैसे देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें है जैसे कई छोटे छोटे केमिकल मिलकर आपस में मिलकर सेल का निर्माण करते हैं, और कई सारे सेल मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करते हैं, और टिश्यू के कई सारे ग्रुप में टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और कई ऑर्गन ग्रुप में वर्क करके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। इसके बाद कई सिस्टमों से मिलकर एक ह्यूमन बॉडी बनती है, जिसे ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। फिर इसके बाद हम सेल को देखते हैं। सेल क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। सभी लिविंग, जितने भी जीवित प्राणी हैं, सभी लोग जो है कि सेल से मिलकर बनी है। जैसे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल, सभी लिविंग प्राणी सेल से मिलकर बने हैं। एंड सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ, और जीवन की मूलभूत इकाई और कार्य करने की इकाई है सेल। द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, 1665। इसको सेल की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था, जो कि एक मृत सेल थी। इसके बाद एंटोनी वैन लुइनहॉक 1675 में एक जीवित कोशिका का खोज किया। ही ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल लाइक अ बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्म सेल यूजिंग ए सिंपल माइक्रोवेव। तो एंटोनी लुइनहॉक सर ने 1974 में जो है सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया, उसी के जरिए ऑब्जर्व किया, जिसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्म और ऐसी जीवित सेल को उन्होंने अध्ययन किया। अब इसके बाद देखते हैं डिफिनेशन ऑफ सेल। सेल क्या है? सेल की डिफिनेशन क्या है? ये सेल इज ए स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट। सेल लिविंग बॉडी की एक स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑफ द बॉडी कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल वाइटल, जो पूरे फंक्शन, शरीर के पूरे फंक्शन को परफॉर्म करते रहती है। ओके, इसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ए टिपिकल ह्यूमन सेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेन पार्ट। ह्यूमन सेल जो है कई पार्ट से मिलकर बना हुआ है। जैसे पहला है सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जैसे अब हम इसको फिगर के जरिए समझते हैं। जैसे इसमें है, जैसे ये सेल है, ये जो इसकी आउटर ऑफ बाउंड्री है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन या इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो इसको बाहरी कवर किए रहता है। ओके, इसमें लिख रहा है आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल। जैसे ये जो सेल की बाउंड्री, आउटर बाउंड्री है, यही जो सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और इसके बाद सेलेक्टिवली परमिएबल इन द नेचर। अब ये सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है? ये सेल, जैसे कोई भी सेल का मटेरियल उसको चाहेगी तो ये बाहर जाने देगी नेचर के थ्रू, और जिसको चाहेगी उसको ये अंदर लाने देगी। ये सेल का नेचर है। जो इसे सुटेबल समझेगी उसी चीज़ को ये सेल मेम्ब्रेन आउट और इनर करेगी। ओके, इसके बाद देखते हैं इसके फंक्शन को। इसका फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन का? ओके, तो जैसे है प्रोटेक्ट द सेल, ये पूरे सेल को प्रोटेक्ट किए रहती है। जैसे ये सेल है, इसके बाहरी पूरी तरह से कवर किए रहती है। ओके, इसके बाद है कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन द आउट, और ये सेल के अंदर जितने भी सब्सटेंस है, इनको ये कंट्रोल करके रखती है, इनको बाहर जाने से रोकती है, और कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा अंदर आने से भी इसको रोकती है। ओके, हेल्प इन द कम्युनिकेशन,
अब इसके बाद देखिए ये एक दूसरे के कम्युनिकेशन को भी बनाने में मदद करती रहती है, ये जो बाउंड्री है। ओके, इसके बाद देखते हैं साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म क्या होता है, जैसे सेमी सॉलिड जेली लाइक सब्सटेंस कंटेंट सेल ऑर्गेनेल। अब ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है ये पूरे सेल के अंदर, ये जो है ना, ये पूरा जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये सब पूरे ऑर्गन जो है कि ये जो ऑर्गन सब्सटेंस है ये सब सम्मिलित रहते हैं, इसको ये कंट्रोल करके रखता है। ओके, फिर देखते हैं इसके फंक्शन को। साइट ऑफ मेटाबॉलिक और रिएक्शन, इससे क्या मतलब है कि जैसे इसमें कई तरीके की रिएक्शन होती रहती हैं और मेटाबॉलिज्म को ये पूरा नियंत्रित करते रहता है। ये जो साइटोप्लाज्म है, ये सब रिएक्शन और मेटाबॉलिज्म ये सब इसी साइटोप्लाज्म में ही होते रहते हैं। ओके, इसके बाद सपोर्ट एंड होल्ड ऑर्गेनेल, और ये सब जितने ऑर्गन्स हैं लाइक गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, सेंट्रियोल, इन सबको ये सपोर्ट किए रहता है। इनको सपोर्ट और इन सब ऑर्गन को सपोर्ट एंड होल्ड करके पूरा रखते रहता है एक जगह पे, इधर उधर ना ही जाने देता है और ना ही किसी को आसपास आने देता है। इसको पूरी तरह से ये कंट्रोल करके रहता है, सपोर्ट किए रहता है। ओके, इसके बाद देखते हैं हम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए। अभी ये न्यूक्लियस का एक सेंटर पॉइंट होता है जिसमें ये न्यूक्लियस होता है, सेल का एक सेंटर पॉइंट होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये इसमें जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए वगैरह होते हैं, ये सब उसी सेंटर में पाए जाते हैं न्यूक्लियस में। अब इसके पार्ट हैं कैसे, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन। ठीक है, अब देखिए ये जो इतनी सारी एरिया दिखाई दे रही है ये न्यूक्लियस के अंदर आती। अब इसके ये 3 पार्ट हैं। जैसे अभी ये जो एरिया है ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। इसके बाद न्यूक्लियोलस, अब ये जो बीच में है इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसी में ये प्रोटीन सिंथेसिस का भी काम करते रहता है। ओके, इसके बाद क्रोमैटिन। क्रोमैटिन ये जो धागे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसको हम क्रोमैटिड्स बोलते हैं। इसी में डीएनए और प्लस प्रोटीन दोनों सम्मिलित होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसके फंक्शन की बात करते हैं, जो कंट्रोल करता है सेल एक्टिविटी। अब इस सेल में जितनी भी एक्टिविटी होती रहती हैं इन सबको ये कंट्रोल करके रहता है। ये न्यूक्लियस जितने भी एक्टिविटी होती हैं जैसे सेल डिवीजन हो गया, ये सब चीज़ें इन सबको कंट्रोल करके रखता है। ओके, इसके बाद रेगुलेट सेल डिवीजन। अब जैसे एक सेल से दूसरे सेल डिवीजन होती रहती हैं एनिमल से, और ये एनिमल सेल में ही होती है सेल डिवीजन, तो इसको ये कंट्रोल करके एक न्यूक्लियस इसको कंट्रोल करके रखता है। सेल डिवीजन हम आगे के लेक्चर में बहुत ही विस्तार से देखेंगे। ओके, कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस, और ये जो न्यूक्लियोलस है इसके बाद ये जो प्रोटीन का सिंथेसिस भी करते रहता है। ओके, स्टोर्स हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, और ये जो हमारे जो माता पिता से मिली हुई हेरिडिटी इंफॉर्मेशन रहती है उसको भी ये कंट्रोल करके रखता है। जैसे माता पिता से बच्चों में जाते रहता है, इसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं सेल ऑर्गेनेल एंड देयर फंक्शन। इसके बाद हम देखते हैं इसके सेल है, अब सेल के अंदर क्या क्या उसके ऑर्गन है और उसके क्या क्या फंक्शन है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, इसको हम गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो गया, लाइसोसोम क्या हो गया, राइबोसोम क्या हो गया,
माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, इन सबको हम देखते हैं बाई बाई एक एक करके देखते हैं, जिसमें है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको हम, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको हम पावर हाउस, सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि इसके जरिए एनर्जी प्रोड्यूस होती है और प्रोड्यूस एटीपी एनर्जी, और ये एटीपी के जरिए एनर्जी शरीर में देते रहता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का ये मेन फंक्शन होता है। ओके, इसके बाद देखते हैं राइबोसोम को। राइबोसोम क्या होता है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए यहाँ पर जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ओके, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। स्मूथ रफ वाला जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे खुरदुरा है, इसमें ये जो राइबोसोम है, तो ये जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते रहता है, ठीक है। और जो स्मूथ है, ये लिपिड का सिंथेसिस करते रहता है और मेटाबॉलिज्म, जितने भी डिटॉक्सिफिकेशन करते रहता है, ये जो स्मूथ वाला है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ वाला है, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते रहता है। ओके, इसके बाद देखते हैं गोल्जी अपरेटस को, मॉडिफाइज पैचेज एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। अब देखिए, ये जो गोल्जी बॉडी का काम है, यहाँ से जो प्रोटीन बनता है, इसको ये स्टोर करने का काम करती है। ओके, लाइसोसोम। अभी लाइसोसोम क्या है, नोन एज सुसाइडल बैग। इसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। जैसे ये सेल में जितने भी डैमेज पार्ट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और ये गोल्जी बॉडी हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोई भी डैमेज एरिया हो गया, उसको ये लाइसोसोम एक प्रकार से डाइजेस्ट करने का काम करता है, मतलब उसको अपने अंदर इन्वॉल्व कर लेता है। ओके, परफॉर्म इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। देखिए, अभी सेल के अंदर जितने भी डैमेज ऑर्गेन हैं, उनको ये डाइजेस्ट कर लेगा। ये लाइसोसोम यही जो है जगह जगह पर है। ये जो जितने भी इस सेल में डैमेज पार्ट होंगे, उसको ये डाइजेस्ट कर लेगा। इसके बाद डिस्ट्रॉय वेस्ट मटेरियल एंड ओल्ड ऑर्गेनेल। जितने भी वेस्ट मटेरियल उसको वो डिस्ट्रॉय भी करता है, और पुराने ऑर्गन को जो डैमेज हो जाते हैं उनको वो डाइजेस्ट भी कर देता है। ठीक है। सेंट्रोसोम प्रेजेंट इन एनिमल सेल, हेल्प इन द डिवीजन। अरे देखिए, सेंट्रोसोम जो है ये एनिमल में पाया जाता है। यही है सेंट्रोसोम, जो कि सेल डिवीजन में ये इसकी एक मुख्य भूमिका रहती है। ओके, ये सेल डिवीजन के समय ये बहुत ही रोल प्ले करता है। ओके, इसके बाद टाइप ऑफ सेल को देखते हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में नो ट्रू न्यूक्लियस, एग्जाम्पल में बैक्टीरिया, इसमें वास्तविक न्यूक्लियस नहीं होता है। और यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट, एग्जाम्पल में ह्यूमन सेल, इसमें वास्तविक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। और फंक्शन ऑफ सेल में जैसे रेस्पायरेशन के जरिए सेल रेस्पायरेशन करके हमको एनर्जी प्रोवाइड करती रहती है, और एक ग्रोथ करती रहती है। सेल का नंबर बढ़ाने में मदद करता है, इनके साइज बढ़ाने में मदद करता है, जिससे ग्रोथ होती रहती है, रिप्रोडक्शन। और ये नए सेल का निर्माण करने में भी मदद करते रहते हैं। सेल सेक्रेशन, जितने भी ग्लैंड है वहाँ से हार्मोन जैसे सिक्रेशन करते रहता है सेल। मेटाबॉलिज्म, अब जैसे किसी चीज़ को मेटाबोलाइज करने का काम ये सेल भी करते रहता है। ओके, इसके बाद शरीर से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रीट आउट करने का काम भी सेल करते रहता है। ओके, तो ये था आज का लेक्चर। अगर आप फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो
हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।